ये टॉपिक 2 है, ESVM सब्जेक्ट, यूनिट 1, ट्रेड्स, कंपोनेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल कैसे बनेगा? या तो उसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक बताना, बिजनेस रिलेटेड नहीं, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हमको बताने। तो इसमें पहले देखो, अ ट्रेट और कॉम्पिटेंसी इज एन अंडरलाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन, यानी इंसान के अंदर जो होता है ना, उसकी खासियत जिसको बोलते हैं अपने, उसको ट्रेट बोला जाता है, which leads him towards into successful entrepreneur, यानी उसको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनाने में जो मदद करता है। ये कंपिटेंसीज यानी ट्रेड्स यानी खासियत आर मोर प्रोमिनेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है उसके अंदर कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन एंड परसेवेरेंस। तो द डेडिकेशन टू सक्सेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनी एंटरप्रेन्योर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डेडिकेशन, समर्पण हो, यानी मैं अपना सब कुछ अपने बिजनेस के अंदर इनपुट में डाल दूं, ऐसा पूरा ध्यान मेरा उसी के अंदर हो। When entrepreneur is dedicated to the success, then he can overcome the obstacles and setback. तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे ऑब्स्टेकल्स यानी जितने भी रुकावटें उन सबको अपने ओवरकम यानी उससे उभर सकते हैं अपने। द डेडिकेशन टू सक्सेस इंक्लूड्स कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन एंड परसिवियरेंस। परसिवियरेंस का मतलब होता है मेहनत करना, डिटर्मिनेशन का मतलब हम जो डिसाइड करें वो पूरा करें। It is said that if an entrepreneur possesses the strong determination and solid commitment to succeed, then he can win out against any problem. यानी कोई भी प्रॉब्लम के सामने अपने जीत सकते हैं। अगर हमारे पास मेहनत है और हमारे पास लगन है तो नथिंग रिमेन्स इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए कोई भी काम करना इम्पॉसिबल नहीं है। एंड द एंटरप्रेन्योर विथ हाई पोटेंशियल venture having good business plan are ready to mortgage their house, ready to accept a cut in pay। यानी हमेशा अपने क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि एक बार अगर हमको अपना घर भी गिरवी रखना पड़े अपने बिजनेस के लिए तो चल जाएगा, क्योंकि वो बिजनेस के अंदर से हम रिटर्न जो मिलेगा उससे वो सब चीजें वापस हासिल कर पाएंगे। सेक्रीफाइस देयर फैमिली टाइम, कई बार वो क्या करता है अपने फैमिली को भी इतना टाइम नहीं दे पाता है। एंड रिड्यूस देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और कई बार अपने मौज शौक की चीजों को वो कम कर देता है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। ऑल दी शो देयर कमिटमेंट टुवर्ड्स देयर वेंचर एंड द सक्सेस। ये सब चीजें क्या बताती है? हमारे बिजनेस की तरफ हमारा जो सक्सेस होने का जो रेशियो है वो हमको बता रही है। फिर आता है उसके बाद में ड्राइव टू अचीव, desire to do something. According to David McClellan, the drive to achieve means need to achieve or desire to do something and achieve something better than others। हम दूसरे से कुछ अच्छा करें, उसकी ख्वाहिश अगर मन में हो। द एंटरप्रेन्योर्स आर द सेल्फ स्टार्टर, सेल्फ स्टार्टर यानी मतलब खुद की मर्जी से काम करने वाले लोग। दे आर इंटरनली ड्रिवन, अपनी मर्जी से काम करने वाले लोग, उनके अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है कम्पीट यानी कॉम्पिटिशन करने की, to excel against self-imposed standards and to pursue and attain challenging goals। जितना हो सके उतना हम चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। दे आर हाई अचीवर्स, वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा अचीव करना चाहते हैं। दे एग्जामिन एंड डिटरमाइन हाउ टू रिमूव द ऑब्स्टेकल्स ऑफ विनिंग एंड देन दे पुश देमसेल्व्स टुवर्ड्स द गोल। यानी हम अपने गोल्स यानी अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम क्या करेंगे? हम अपने ऑब्स्टेकल्स को जीतने की हमारी जो ख्वाहिश है उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। फिर अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेशन, द सक्सेसफुल एंड द ग्रोथ माइंडेड एंटरप्रेन्योर्स ऑलवेज फोकस देयर अटेंशन ऑन द अपॉर्चुनिटी रादर देन रिसोर्सेज। हम किस पे ज्यादा ध्यान देते हैं? हम अपनी अपॉर्चुनिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारे पास कितना है, हम ये देखते हैं कि हम कितना कर सकते हैं। स्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजी, द एंटरप्रेन्योर्स आर गोल ओरिएंटेड पर्सन, वो हमेशा मकसद को ध्यान में रख के काम करते हैं। दे सेट हाई बट अटेनेबल गोल्स, अटेनेबल यानी मतलब अचीवेबल, जिसको अचीव कर पाए ऐसे गोल्स को अपने हासिल करेंगे। एंटरप्रेन्योर्स सिलेक्ट some opportunities and set the priorities of opportunities on the basis of the predetermined goals, so their opportunity orientation depends upon the goal orientation।
मतलब हम अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे, मार्केट में जो मिलता है उससे ही हम अपने लिए एक नया गोल सेटअप कर लेंगे और उसके जरिए से ही हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिर देखो नेक्स्ट आता है इनिशिएटिव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। The effective entrepreneurs take the initiative to put themselves in the situation where they can take personal responsibility of success or failure of the business operations. They are willing to take the initiative to solve the problem. Initiative मतलब शुरुआत करना। सबसे पहले कोई भी काम को शुरू करने वाला इनिशिएटिव रखता है ऐसा माना जाता है और अपनी जिम्मेदारी को आगे बढ़ाना, बखूबी निभाना। They also like those situation where they can measure the personal impact on the problems. वो हमेशा ऐसी सिचुएशन चाहते हैं कि जिसके अंदर वो अपने आप को पूरी तरह से डुबो पाए और अपने आप को पूरी तरह से इन्वॉल्व कर पाए। फिर persistent problem solving. Persistence यानी continuous. It is said that a person does not fail when he get negative feedback, but he really fails when he stop trying. उसको अगर नेगेटिव फीडबैक मिलेगा तो अगर नेगेटिव फीडबैक मिलता है तो शायद वो रुक जाए, पर रुकने वाले इंसान कभी भी अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। They do not put themselves on back foot in different situation. कोई भी परिस्थिति हो वो अपने आप को पीछे नहीं हटाएंगे, वो अपने आगे बढ़ते जाएंगे ऐसा। They are self confident and optimistic about the situations of such problems, solution of such problems. यानी वो हमेशा अपने आप कॉन्फिडेंस रखते हैं, अपने अंदर भरोसा रखते हैं और ऑप्टिमिस्टिक इसका मतलब पॉजिटिव फीलिंग रखते हैं वो अपने लिए। The entrepreneurs do not accept task if the task is very easy or impossible. वो इस टास्क को यानी इस काम को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर टास्क उनके लिए बहुत ही आसान है तो। बिकॉज सिंपल प्रॉब्लम्स कैन नॉट चैलेंज देम एंड इम्पॉसिबल प्रॉब्लम्स आर द वेस्टेज ऑफ देयर टाइम। यानी सिंपल प्रॉब्लम्स कभी भी उनको अच्छे नहीं लगते, सिंपल चीजें वो कभी करना ही नहीं चाहते, और जो इम्पॉसिबल चीजें हैं वो भी वो करेंगे नहीं, क्योंकि वो हो ही नहीं सकती तो करके क्या फायदा है। तो वो क्या करेंगे जिसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज हो और जो काम किए जा सकते हैं वैसे काम को करने की कोशिश की जाएगी। अब आता है उसके बाद में सीकिंग फीडबैक। एंटरप्रेन्योर्स आर क्विक लर्नर, तुरंत सीखने वाले लोग हैं। दे आर वेरी कीन फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, वो अपनी गलतियों से सीखने वाले लोग हैं। दे वांट द रैपिड फीडबैक ऑफ देयर परफॉर्मेंस, उनको क्या चाहिए, अपने परफॉर्मेंस का तुरंत फीडबैक यानी रिजल्ट। उनको ये चाहिए कि उन्होंने जो किया वो कितना सही किया गलत किया, उनका रिजल्ट चाहिए। फ्रॉम रैपिड फीडबैक दे कैन मेजर वेदर दे आर इम्प्रूविंग और नॉट। फीडबैक से ये पता चलता है कि वो अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सो फीडबैक यहाँ पे सबसे सेंटर में होता है लर्निंग के अंदर। सीखने के लिए सबसे जरूरी है तुम्हारे लिए फीडबैक होना। फिर इंटरनल लोकस कंट्रोल, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर और सक्सेस। यानी वो किसी के ऊपर ऐसा नहीं कि किसी को ब्लेम करेंगे, किसी को जिम्मेदार ठहराएंगे। सक्सेस या तो फेलियर उसके लिए खुद को ही जिम्मेदार मानेंगे। Successful entrepreneurs believe in themselves. They do not want to give the credit of their success or failure to their luck or chance. वो अपने नसीब के ऊपर कभी रोएंगे नहीं, ऐसा नहीं सोचेंगे कि नसीब के कारण मैं सक्सेसफुल हुआ या नसीब के कारण मैं फेल हुआ। So they want to win that by choice, not by chance. वो खुद अपनी मर्जी से जीतना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ नसीब के बल के ऊपर वो हमेशा चलते रहेंगे। They believe that their achievement and their failure are their control. वो हमेशा ये बिलीव करते हैं कि अंडर देयर कंट्रोल, वो उनके कंट्रोल में। वो अगर कुछ हासिल भी करेंगे तो भी उनके कंट्रोल में, और अगर कुछ गवा भी देंगे तो भी उनके कंट्रोल में। दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई अचीवर्स एज सजेस्टेड बाय डेविड मैकक्लेलन। डेविड मैकक्लेलन ने ये बोला कि अगर कोई हाई अचीवर्स है, यानी मतलब जो ज्यादा अचीव करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के अंदर ये बात हमेशा होती है, वो कभी भी किसी दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराते अपने सक्सेस या तो फेलियर के लिए। अब नेक्स्ट देखो इसके अंदर टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी, जिसको बोला जाता है स्ट्रेस कंट्रोल, यानी दिमाग पे स्ट्रेस लाना, टेंशन आना, उसको बोला जाता है। एट इनिशियल स्टेज
the entrepreneurs face the uncertainty due to constant changes. हमेशा क्या किया जाता है, constant changes उसको फेस करने की ट्राई की जाती है. एज ए रिजल्ट दे मे फेस एम्बिग्विटी और स्ट्रेस. एम्बिग्विटी यानी अनक्लैरिटी, जिसको बोला जाता है ना, यानी अस्पष्टता देना आपने कही, और इसके कारण स्ट्रेस क्रिएट होता है, माइंड में टेंशन आता है. दे बिलीव दैट सेटबैक एंड सरप्राइजेस आर अनअवॉइडेबल. यानी तुम्हारी एंटरप्रेन्योर की लाइफ के अंदर सेटबैक यानी कभी हार जाना या सरप्राइज कभी चौंक जाना किसी सिचुएशन के कारण, ये होता ही रहता है. The lack of organization or lack of structure or lack of order is the part of life. We have to face them and excitement but not as fear. यानी मतलब हम उसको एक्साइटमेंट के अंदर फेस करेंगे. एंटरप्रेन्योर हमेशा ये चाहेगा कि एक्साइटमेंट के अंदर ये सारी चीजों को फेस करता रहे, ना डरे इन सब चीजों से. फिर कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग. ऐसा नहीं कि जोखिम पागलों की तरह लेता है. कैलकुलेट, वो गैम्बलर नहीं है, मतलब वो जुआ नहीं खेलने वाला है. वो जानता है कि क्या रिस्क लेना है और कितना रिस्क लेना है. When they decide to start a venture, they take calculated risk and they plan systematically. They avoid unnecessary risk. वो unnecessary risk को avoid करना चाहेंगे. They design various strategies such as they convince their parents and investors to invest their money, or they agree their creditors to offer the special terms. मतलब वो हमेशा जब भी बिजनेस करेंगे तो बिजनेस के अंदर सिस्टमेटिकली प्लान करेंगे. वो सबको समझाएंगे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंट है कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होगा ही, तभी वो सामने वालों को इतना कैलकुलेटेड रिस्क लेके समझा पाएंगे. फिर इंटीग्रिटी, रिलायबिलिटी. द इंटेंटली एंड रिलायबिलिटी आर द टू. इंटीग्रिटी आएगा यहाँ पे इंटेंटली लिखा है. इंटीग्रिटी एंड रिलायबिलिटी आर द टू मोस्ट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द स्मॉल स्केल entrepreneur for success. So the integrity and reliability is the glue and fiber that binds the entrepreneur with investors. हमको एक दूसरे के साथ में जोड़ा जाता है. इंटीग्रिटी और रिलायबिलिटी. इंटीग्रिटी का नहीं मतलब क्या, कि हम पूरी तरह से अपने बिजनेस को समर्पित हैं. इसका मतलब हम अपने बिजनेस पे पूरा ध्यान देते हैं. और रिलायबिलिटी यानी मेरा भरोसा करो. जो पैसे देने वाले वो मुझ पे भरोसा करेंगे, बिजनेस पे थोड़ा करेंगे. तो वो इन लोगों को बांधते हैं. किसको? बिजनेसमैन को, इन्वेस्टर्स के साथ में, पार्टनर्स के साथ में, कस्टमर्स के साथ में और क्रिएटर्स के साथ में. फिर टॉलरेंस ऑफ फेलियर. एंटरप्रेन्योर्स यूज देयर फेलियर एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस और स्टेपिंग स्टोन. मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स एक्सपेक्ट दैट सेटबैक्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स कैन अकर इन द बिजनेस. यानी हार नहीं मानेंगे ये लोग. क्या करेंगे? टॉलरेट करेंगे. टॉलरेट मतलब सहन कर लेंगे. अगर कभी फेलियर हुआ भी है तो उसको सहन करने वाले लोग होंगे. बट दे डू नॉट गेट डिस्करेज. कभी डिसअपॉइंटेड नहीं होते, निराश नहीं होते ये लोग, या डिप्रेस नहीं होते. मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स बिलीव दैट वन कैन लर्न मोर फ्रॉम अर्ली फेलियर देन अर्ली सक्सेस. हम फेलियर से ज्यादा सीख सकते हैं. अगर जितना ज्यादा सक्सेस मिलेगा ने तो ज्यादा शायद अपने अंदर गुरूर आ जाएगा. लेकिन अगर फेलियर होगा ने तो उससे सीखने को मिलेगा और ज्यादा अच्छी तरह से अपने दूसरे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आसानी से अपने कर पाएंगे. फिर हाई एनर्जी लेवल आता है. देखो कितने सारे क्वालिटीज है, 17 डिफरेंट क्वालिटीज है. हाई एनर्जी लेवल. द इफेक्टिव एंटरप्रेन्योर मस्ट बी फुल ऑफ मेंटल आएगा यहाँ पे, एंड फिजिकल एनर्जी विद पॉजिटिविटी. ही शुड बी ऑलवेज चीयरफुल एंड एनर्जेटिक. वो कैसा होना चाहिए? चीयरफुल, खुश मिजाज जिसको बोलते हैं, और एनर्जी वाला होना चाहिए. There is no limit on the work and time of entrepreneur. So he should sustain for long working hours. यानी उसको लंबे लंबे टाइम तक काम करने की आदत होनी चाहिए. वो टाइम देख के काम नहीं करेगा. He should focus on hygienic nutritional eating, drinking, resting, relaxing and exercising regularly. अपने फिजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर भी उसको ध्यान देना है, अपनी तबीयत के ऊपर भी उसको ध्यान देना है. अच्छा खाना पीना है उसको, और एक्सरसाइज रेगुलरली करना भी उसके अंदर आ जाता है. With creativity and innovativeness. Initially, it was believed that creativity is inherited or genetic characteristic. मतलब ये जन्म से होता है. लोगों को ऐसा लगता है कि इंसान क्रिएटिव अपने जन्म से होता है, लेकिन
Recently, an expanding school in US has proved that it is purely genetic. The creativity can be learned or acquired. मतलब जेनेटिक होने के बावजूद भी उसको सीखा भी जा सकता है। इसको अपने स्कूल या तो कॉलेज के अंदर या तो अपने लाइफ लेसन से, अपने जिंदगी के सबक से अपने सीख भी सकते हैं। The entrepreneurs must be creative and innovative. नई चीजें सीखने वाले होने चाहिए। फिर आता है उसके बाद में विजन। विजन का मतलब दृष्टिकोण जिन्हें आपने कही है, दूरंदेशी। The entrepreneur know where they want to go. उनको पता होना चाहिए कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, मतलब क्या अचीव करना चाहते हैं। For example, Steve Jobs of Apple Computer wanted that his firm should provide microcomputer that can be used by everyone. This vision has helped the Apple Computer to become a major competitor in the microcomputer industry. तो इन्होंने माइक्रो कंप्यूटर बनाया, छोटा कंप्यूटर बनाया और घर घर के अंदर इसको पहचान दी और आज अपने कंप्यूटर को हर जगह पे यूज होता हुआ देख सकते हैं। पहला माउस एप्पल कंप्यूटर ने बनाया था कमर्शियली। जो माउस बोलते हैं ना कमर्शियली, वो सबसे पहले एप्पल कंप्यूटर ने बनाया। और जो कीबोर्ड से अंदर पंचिंग किया जाता है, वो पंचिंग की टेक्नोलॉजी आईबीएम कंपनी ने बनाई। ए लिखेंगे तो ए टाइप होगा अंदर स्क्रीन के ऊपर। वो अपने ये बहुत सिंपल लगता है आज के जमाने में, लेकिन उस जमाने में ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि जो टाइप करते वही अंदर स्क्रीन के ऊपर दिखना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ऑप्टिमिज्म। ड्यूरिंग फेलियर और सेटबैक, द एंटरप्रेन्योर्स डू नॉट लूज देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी मतलब अपने आप के ऊपर भरोसा कभी टूटने नहीं देते। दे क्लियरली इन्फॉर्म अदर्स अबाउट सच फेलियर और सेटबैक क्लियरली। वो हमेशा दूसरों को इन्फॉर्म करते हैं पहले से ही। एज ए रिजल्ट, others can also sustain their optimism and confidence. तो इनका भरोसा देख के दूसरों को इनके ऊपर यकीन आता है कि नहीं, ये लोग इन सिचुएशन में से बाहर निकल जाएंगे। ऑल दीज कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी इन ग्रुप एफर्ट्स। तो अपने ग्रुप के एफर्ट्स के अंदर इससे हमारी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी, मिलजुल के काम होगा ऐसा। फिर इंडिपेंडेंस। एंटरप्रेन्योर्स नीड वर्क इंडिपेंडेंस और फ्रीडम in their approaches, so they get frustrated with bureaucratic system. bureaucratic यानी एक टेबल से दूसरे टेबल पर घुमाना, उसको bureaucratic बोला जाता है। यानी कोई काम करवाने के लिए एंटरप्रेन्योर कोई भी हद तक जा सकता है, उसको इधर उधर डिले करना पसंद नहीं है। तो रिश्वत देने वाले यही लोग होते हैं सबसे ज्यादा। बिकॉज इन सच सिस्टम important decisions are taken by the government. Entrepreneurs would be comfortable in the capitalist economy. उनको ये कैपिटलिज्म बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं गवर्नमेंट के इंटरफियरेंस के बिना, इसलिए। फिर आता है टीम बिल्डिंग। द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैव हाईली क्वालिफाइड एंड वेल मोटिवेटेड टीम्स। उनके पास अच्छी टीम होती है। हाँ, तो उनके पास अच्छी एक टीम होती है और अच्छी मोटिवेटेड टीम होती है। वो हमेशा अपनी टीम के बेस के ऊपर आज काम कर पाते हैं। The entrepreneur is more qualified to take the vision of the venture, but the well-motivated team personnel are more qualified to handle day-to-day challenges. एंटरप्रेन्योर तो खाली डिसीजन मेकिंग करता है, लेकिन उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करते हैं? वो टीम मेंबर्स करते हैं। तो टीम का होना और अच्छी टीम का होना उनके लिए काफी जरूरी बन जाता है। अब देखो, लिस्ट आउट द इम्पोर्टेंट स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पूरे यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। स्किल का मतलब एन एबिलिटी टू ट्रांसलेट द नॉलेज इनटू एक्शन। कोई भी एबिलिटी को अपने एक्शन में ट्रांसलेट करे उसको बोलेंगे स्किल। इज समथिंग व्हिच इज ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल यानी जिसको देखा जा सकता है। स्किल कैन बी एक्वायर्ड। स्किल अपने हासिल कर सकते, सीख सकते। एंड डेवलप थ्रू प्रैक्टिस। द स्किल्स रिक्वायर्ड बाय एंटरप्रेन्योर, उसको अपने 3 अलग अलग एरिया में क्लासीफाई कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये पूरा सब्जेक्ट है इजी। पहले आता है देखो टेक्निकल स्किल, राइटिंग, लिखने की स्किल उसके पास होनी चाहिए। इट इज रिक्वायर्ड, कब ये चाहिए? टॉकिंग विद पीपल, जब लोगों से बात करते हैं या तो एड्रेस करते हैं, बिजनेस लेटर लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे, उस टाइम पे अपने को ये सब चीजें चाहिए। फिर ओरल कम्युनिकेशन,
ओरल कम्युनिकेशन यानी बातचीत करना किसी के साथ में। तो जब अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो लोगों के साथ में बात करते हैं, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मुकेश अंबानी करते हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ जियो, तो उस टाइम पे पता चलता है कि ये इंसान हम सबको लीड करने के लिए जन्मा हुआ है, उनके पास ऐसी स्किल है बोलने की। फिर मॉनिटरिंग एनवायरनमेंट, इट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व चेंजेस व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट दो तरह के, इंटरनल यानी तुम्हारे बिजनेस के अंदर के, और एक्सटर्नल यानी तुम्हारे बाहर के। उसको ऑब्जर्व करने की तुम्हारे अंदर ताकत होनी चाहिए कि क्या चेंज आ रहा है, कहाँ पे क्या गलत जा रहा है, वो सब ऑब्जर्व करने की तुम्हारे अंदर ताकत होनी चाहिए। फिर लिखा गया है उसके अंदर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मतलब जो चीज तुम बनाते हो वो चीज तुमको खुद को भी बनानी आनी चाहिए। जिस चीज का तुम मैन्युफैक्चरिंग करते हो वो चीज बनती कैसे है वो तुम्हारे पास इतना नॉलेज तो होना चाहिए। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो भी मार्केट में आते हैं उस चीज को रिलेटेड, उसको कैसे डेवलपमेंट किया जा रहा है मार्केट में उसके बारे में, वो सारा नॉलेज तुम्हारे पास होना जरूरी है। फिर आता है उसके बाद में इंटरपर्सनल, इट इज रिक्वायर्ड टू इंटरेक्ट विद अदर्स ऑन पर्सनल बेसिस। अपने इंटरेक्ट करेंगे लोगों के साथ में पर्सनल बेसिस के ऊपर। पर्सनल बेसिस मतलब वन टू वन, सामने बैठ के उनसे बात करना, यानी कम्युनिकेशन एंड ह्यूमन रिलेशन स्किल। जब किसी को कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो उसको समझाना। फिर लिसनिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। लिसनिंग, सुनना होना, बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट सुनना होता है। ओरल कम्युनिकेशन में ध्यान दो, समझो कि सामने वाला क्या समझाना चाह रहा है, और इंटरप्रेट करो प्रॉपरली, उसको समझो बराबर से, उसको दिमाग में बिठाओ। फिर आता है एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज, इट इज रिक्वायर्ड टू गैदर वेरियस रिसोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड टू यूटिलाइज देम इन ऑप्टिमम मैनर। फॉर एग्जाम्पल मनी, मशीन एंड मैन पावर, यानी हर चीज को ऑर्गेनाइज करने की ताकत तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। फिर नेटवर्क बिल्डिंग, नेटवर्क बिल्डिंग यानी क्या, बिजनेस को दूसरी पार्टीज के साथ में किस तरह से जोड़ के चलाना है, उसको नेटवर्क बिल्डिंग बोला जाता है। हम दूसरे के साथ में कैसे अच्छे रिलेशन बना पाएंगे वो। फिर कोचिंग, इट इज रिक्वायर्ड टू इंस्ट्रक्ट, गाइड एंड डायरेक्टिंग द एम्प्लॉइज टू अचीव देयर गोल्स। अपने गोल्स को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, अपने गोल्स को कैसे अचीव करेंगे, उसको समझाना। ट्रेनिस को, अपने ट्रेनिस को समझाना, अपने हाथ के नीचे काम करने वालों को समझाना, उसको कोचिंग में इंक्लूड किया जाएगा। फिर मैनेजमेंट स्टाइल, इट इज रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट वर्क एनवायरनमेंट टू मैनेज इट प्रॉपरली। अब मैनेजमेंट स्टाइल क्यों, तो ये किस लिए चाहिए हमको, कि वर्क एनवायरनमेंट को इवेल्युएट करने के लिए। वर्क एनवायरनमेंट यानी जहाँ पे तुम काम करते हो ना उसको बराबर से मैनेज करने के लिए। और बीइंग अ टीम प्लेयर, हम सिर्फ टीम के लीडर नहीं है लेकिन उस टीम के साथ में काम करते हैं, तो हम इफेक्टिव कंट्रीब्यूटर है वहां पे। मतलब हमारा भी खुद का कंट्रीब्यूशन उसके अंदर होता है, जिससे हम टीम के गोल्स को पूरा कर पाए, जो टीम को दिया गया है काम उसको पूरा कर पाए। अब देखो दूसरी स्किल आती है उसके अंदर, बिजनेस मैनेजमेंट स्किल। टोटल 3 है, इसमें से ये दूसरी है, प्लानिंग एंड गोल सेटिंग। तो सबसे पहले अपने प्लानिंग करेंगे फ्यूचर के बारे में, और हम बिजनेस को कैसे चलाएंगे उसके लिए गोल सेट करेंगे, यानी टारगेट बनाएंगे अपने। फिर डिसीजन मेकिंग आता है, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स और टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, डिसीजन लेने का। हम यहाँ पे कैसे डिसीजन लिया जाता है, यानी हमारे सामने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है, हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस है, उसमें से सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना इसमें आता है। फिर आता है उसके बाद में ह्यूमन रिलेशंस, इट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बीइंग्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू गेट देयर कोऑपरेशन फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यानी यहाँ पे ये बताया गया है कि हमको ये चाहिए कि हम ह्यूमन बीइंग्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर समझे और उनसे कोऑपरेट कैसे करवाना है, यानी हम लोगों को साथ में लेके काम करवाएं। फिर मार्केटिंग, मार्केटिंग यानी इट इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द नीड एंड वांट्स ऑफ कस्टमर। सबसे पहले तो कस्टमर क्या चाहता है उसको पहचान, और उसके बाद में वो चीज बना के उन तक पहुंचाओ। इसीलिए यहाँ पे घड़ी डिटर्जेंट केक में आता है ना कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ये इसी तरह से होता है। कंज्यूमर को पहले तो एनकरेज करो कि पहली बार तुम्हारी प्रोडक्ट को पहले ट्राई तो करे फिर बाय। Finance, it is required to raise the funds, to invest funds and to make proper utilization of funds. फाइनेंस यानी पहले तो पैसा कहाँ से आएगा, आएगा तो कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा,
और उसका इस्तेमाल बराबर से होना चाहिए। पैसा अगर वेस्टेज हुआ तो भी गलत। फिर अकाउंटिंग, इट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन प्रॉपर कैश फ्लोज, सेल्स रिकॉर्ड्स, इन्वेंट्री एक्सेट्रा। अकाउंटिंग का मतलब क्या, कैश फ्लोज यानी कैश कहाँ से आएगी, और सेल्स का रिकॉर्ड रखेगी, खास करके रिकॉर्ड। दूसरा इन्वेंट्री यानी स्टॉक का रखना है। फिर मैनेजमेंट, इट इज रिक्वायर्ड टू गेट द थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी लोगों के पास से काम कैसे निकलवाना है ये देखना। फिर आता है कंट्रोल, कंट्रोल यानी जो तुमने प्लानिंग दिया वो प्लानिंग के मुताबिक काम हो रहा है कि नहीं उसको चेक करना, और साथ में अगर गलतियां है यानी एरर्स है तो उसको फाइंड आउट करना, उसको करेक्ट करना, इसके अंदर आता है। फिर नेगोशिएशन करना, इसका मतलब क्या कि हम अपनी फेवरेबल टर्म्स के ऊपर, विन विन सिचुएशन, हमारी भी जीत हो और सामने वाले को भी नुकसान ना हो, इस तरह से हम सामने वाले से नेगोशिएट करें। नेगोशिएट करने का मतलब होता है कि बातचीत करना उससे, और इस तरह से बातचीत करना कि जिससे दोनों को फायदा हो। फिर वेंचर लॉन्च, वेंचर लॉन्च यानी किसी बिजनेस को लॉन्च करना, रिस्क की शुरुआत करना। एक जगह पे जहाँ पे रिस्क और अनसर्टेनिटी है तो दूसरी जगह पे अपने जानते हैं कि उसमें ज्यादा प्रॉफिट भी है। फिर आता है मैनेजिंग ग्रोथ, इट इज रिक्वायर्ड टू डेवलप ग्रोथ स्ट्रेटेजीज फॉर ग्रोथ स्टेज ऑफ एंटरप्राइज। मैनेजिंग ग्रोथ यानी क्यों कि मैनेजमेंट ऐसा तो है नहीं कि एक बार खत्म हो गया, यानी एक बार तुमने बिजनेस स्टार्ट किया तुम्हारा काम खत्म। अब हम उस बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं यानी आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ग्रोथ स्ट्रेटेजीज भी हमको यहाँ पे सामने देखनी पड़ती है। अब थर्ड और लास्ट पॉइंट आता है तुम्हारा पर्सनल एंटरप्रेन्योर स्किल्स। तो इसमें पहले आता है इनर कंट्रोल, इट इज रिक्वायर्ड टू फॉलो कंसाइंस एंड टू हैव स्टिक टू गोल एबिलिटी। इनर कंट्रोल का मतलब क्या कि हम क्या करें, गोल जो है उसको बराबर से, जो गोल है उसी को चिपक के रहेंगे। अब गोल को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, बस उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं देखना है। फिर हम रिस्क टेकर है, और कौन सा रिस्क लेंगे, मॉडरेट, नपातुला जिसको बोला जाता है, मेजर्ड और कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे। फिर उसके बाद में इनोवेटिव, इट इज रिक्वायर्ड टू हैंडल द प्रोसेस ऑफ डूइंग न्यू थिंग्स। नई चीजें हम करेंगे और टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू। कोई नई चीज को इंट्रोड्यूस करना, और हम नई प्रोडक्ट को इसीलिए इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कि हम हमारे कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाए और कस्टमर को ऐसी प्रोडक्ट पहुंचाएंगे जो आज तक कस्टमर ने कभी एक्सपीरियंस ना की। फिर आता है चेंज ओरिएंटेड, इट इज रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट द चेंज एंड टू इंट्रोड्यूस प्लान चेंज फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। यानी ये किस लिए चाहिए हमको, चेंज हमको चाहिए लेकिन प्लान चेंज पहले से प्लानिंग करके करना है। याद है आपको कि ये आपने पीओएम के अंदर थर्ड यूनिट में लास्ट सेमेस्टर के अंदर सीखा था, प्लान चेंज। फिर आता है परसिस्टेंस यानी कंटिन्यूअस होना चाहिए, राइट डायरेक्शन के अंदर लॉन्ग पीरियड के लिए हमको आगे बढ़ना है। और हम कैसे बनेंगे, विजनरी लीडर, ऐसे लीडर बनेंगे कि जिसके अंदर अपने विजुअलाइज करेंगे फ्यूचर को, यानी फ्यूचर को पहले से समझ के अपने करेंगे। And finally, ability to manage the change. It is required to work as a change agent who explain the change to employees and get their acceptance on change. यानी हम हमेशा ये चाहते हैं कि हम क्या करें, हम जितने भी चेंजेस हैं वो चेंजेस को प्रॉपरली कर पाए। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप। देख लेते हैं कितने पॉइंट्स है, 11 पॉइंट्स है इसमें, 10 मिनट है, अपने कंप्लीट कर पाएंगे तो कर लेते हैं। कार्ल एच वेस्पर, याद रखना नाम, एमसीक्यू में आ सकता है ये। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एंटरप्रेन्योरशिप बैरियर्स। तो पहला आता है इसके अंदर लैक ऑफ वायबल कंसेप्ट, वायबल यानी प्रैक्टिकल ये इसका मतलब क्या, पहले तो क्वेश्चन का कि मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ लेकिन फिर भी नहीं बन पाता, तो उसके पीछे के कारण क्या, तो ये बैरियर्स में आता है। बैरियर्स का मतलब मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ लेकिन फिर भी मैं नहीं बन पाता, उसके पीछे के 11 अलग अलग रीजंस आपको बताए गए। पहले तो लैक ऑफ वायबल कंसेप्ट,
वायबल का मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल। द टर्म entrepreneurship has variety of meanings. Moreover, these meaning also change with change in time. ये जो टाइम के साथ में चेंज होता है, राइट। एंटरप्रेन्योरशिप का कोई ऐसा परमानेंट मीनिंग नहीं है। इसका मतलब कि तुम्हारे पास कंसेप्ट ना हो, कोई चीज को स्टार्ट करने का अगर तुम्हारे पास कंसेप्ट ना हो तो तुम कैसे आगे बढ़ पाओगे। फिर लैक ऑफ मार्केट नॉलेज। द मार्केट नॉलेज मीन्स द नॉलेज ऑफ नीड्स एंड डिजायर्स ऑफ कंज्यूमर्स इन सोसाइटी। यानी तुमको पता ही नहीं है कि मार्केट में क्या चल रहा है। द नॉलेज ऑफ गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, द नॉलेज ऑफ एनवायरमेंट फैक्टर्स एंड अदर फैक्टर्स ऑपरेटिंग इन द मार्केट एक्सेट्रा। यानी मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में अगर तुमको डिमांड और सप्लाई के बारे में पता ही नहीं होगा तो तुम मार्केट को समझ नहीं पाओगे। अगर मार्केट को समझोगे नहीं तो कौन सी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर पाएंगे। A real innovation or invention will take place only when the market needs are considered. कोई नई चीज अगर ढूंढने भी हो आपको, कोई नई चीज मार्केट में रखनी भी हो तो मार्केट के बारे में तो जानना पड़ेगा ना। तो कई बार ऐसा होता है कि मार्केट के बारे में एंटरप्रेन्योर को नॉलेज नहीं होता, तो इसीलिए उसके एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी जो है वो अफेक्टेड होती है। फिर लैक ऑफ टेक्निकल स्किल। मैं जो चीज बना रहा हूँ उसके बारे में मुझे मालूम ही नहीं है कि वो बनती कैसे। जो बनाना चाहता हूँ उसके बारे में मुझे मालूम ना हो तो मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ थिंग्स को, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा उसके बारे में मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। तो टेक्निकल नॉलेज इज द बेस of every entrepreneurship process. If an entrepreneur lacks technical skills, then his quality of innovation is badly affected. तो अपने उसको टेक्निकल स्किल ना होने के कारण भी कई बार अपने को इसका सामना करना पड़ता है। टेक्निकल स्किल ना होने के कारण हम अच्छा एंटरप्रेन्योर बन नहीं पाते। फिर लैक ऑफ सीड कैपिटल। सीड कैपिटल यानी स्टार्टिंग में जो पैसे चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है। जो पैसे तुमको स्टार्टिंग में चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है। Seed capital means contribution of capital brought by the entrepreneur in the project as per the requirement of the financial institution. Every research activity requires various sources. पैसे की तो हर जगह पे जरूरत पड़ती है, कैपिटल की आपको हर जगह पे जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर तुम्हारे पास राइट क्वांटिटी में और राइट क्वालिटी की रिसोर्सेज और कैपिटल नहीं मिलेगी तो फिर तुमको अच्छा एंटरप्रेन्योर होने के बावजूद भी अच्छा बिजनेस करने का मौका नहीं मिलता है। और ये देखो लैक ऑफ बिजनेस नो हाउ यानी नॉलेज। बिजनेस के बारे में नॉलेज ना होना यानी कोई नई टेक्निक के बारे में नॉलेज ना होना या फिर बिजनेस को प्रॉफिटेबल कैसे बनाए उसके बारे में नॉलेज ना हो। इसके कारण भी कई बार अपने क्या करना पड़ता है, बाहर से एडवाइजर्स लेने पड़ते हैं और अपने खुद को एजुकेट करना पड़ता है, तब जाके अपने ये काम कर पाते हैं। फिर कंप्लेसेंसी। कंप्लेसेंसी का मीनिंग देखो लिखा है लेक ऑफ मोटिवेशन और सेल्फ सेटिस्फेक्शन। मोटिवेटेड खुद ही मोटिवेटेड नहीं है, हर चीज में नुकसान ढूंढने वाला इंसान है तो उसको कंप्लेसेंट बोला जाता है। If an entrepreneur becomes complacent after his successful innovation, then he cannot introduce series of innovation. अब कई बार इंसान कैसे होते हैं कि एक चीज ढूंढ ली है तो उसके बाद में सेटिस्फाइड हो जाते, बस इससे आगे कुछ नहीं करना, बस इतना हो गया अपने लिए, इससे आगे कुछ भी नहीं करना। जैसे यहाँ पे एक ऐसा एग्जांपल दिया गया है, कोडेक कैमरा प्रोड्यूसिंग कंपनी फेल ड्यू टू दिस रीजन। कोडेक एक जमाने में नंबर 1 कंपनी थी, पर आज कोडेक का कैमरा नहीं बिकता ज्यादा, कैनन का कैमरा ज्यादा बिकता है, निकॉन का कैमरा ज्यादा बिकता है। लेकिन कोडेक जिसने सबसे पहले वो फिल्म निकाली थी, कैमरा के रोल निकाले थे, वो कंपनी आज मार्केट में से ऑलमोस्ट गायब जैसी हो गई है। फिर सोशल स्टिग्मा। इसका मतलब सोसाइटल मेंटालिटी या तो रिजिडिटी। सोसाइटी एकदम ऑर्थोडॉक्स यानी पुराने ख्याल आती है। सोसाइटी जो चीज तुम मार्केट में नहीं लाते हो उसको एक्सेप्टेड नहीं करती। यानी सोसाइटी क्या करेगी, हमेशा ट्रेडिशनल माइंडसेट रखेगी यानी पुराने ख्याल रखेगी। तो भी एंटरप्रेन्योर अगर कुछ भी करना चाहता है तो वो आगे कुछ बढ़ नहीं पाता है। फिर टाइम प्रेशर एंड डिस्ट्रैक्शन। अब टाइम प्रेशर यानी हमेशा इनोवेशन, कोई भी नई चीज जब मार्केट में लॉन्च करते हैं तो इसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है बराबर से तो क्रिएशन तुम कर नहीं पाओगे। जैसे अभी वैक्सीनेशन की बात करो तो टाइम कम पड़ने के कारण जो भी वैक्सीन आई है वो 100% इफेक्टिव नहीं आ पाई। फिर डिस्ट्रैक्शन यानी अपने गोल से डाइवर्ट हो जाना। तो डिस्ट्रैक्शन कब आता है, जब ओल्ड टेक्नोलॉजी
तुमको डिस्टर्ब करती है, तब नई टेक्नोलॉजी जब आ जाती है तो ओल्ड टेक्नोलॉजी तुमको छोड़ देनी पड़ती है। उस टाइम पे तुमको डिस्ट्रैक्शन का सामना करना पड़ता है। सो इंडिविजुअली मे नॉट बी रेडी टू एक्सेप्ट सच डिस्ट्रैक्शन। इंडिविजुअली वो इंसान शायद नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं भी होता है। फिर देखो लीगल कॉन्स्टेंट एंड रेगुलेशन फ्रेम बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से रुकावटें आना, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज हो जाना। जैसे आज से रात को 8 बजे बंद हो जाएगा मार्केट, तो 10 बजे तक दुकान चालू रखने वाले बेचारे वैसे ही बैठ जाएंगे, 2 घंटे तो उनका बिजनेस चला ही गया है। वैसा ही यहाँ पे हो गया कि कोई भी रूल चेंज होने के कारण, गवर्नमेंट के कोई भी रूल चेंज होने के कारण वो भी हमको एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर बैरियर की तरह से काम करते हैं। ये रेगुलेशन बैरियर्स बन जाते हैं बिकॉज वो आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, यानी रोकते हैं कोई भी एक्टिविटी करने से, और किसी भी तरह की फ्रीडम को एंजॉय करने से वो आपको रोकते हैं। फिर मोनोपोली एंड प्रोटेक्शनिज्म। मोनोपोली का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ एन एंट्री इनटू अ स्पेसिफिक एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी में घुसने से किसी को रोका जाना है। आपको पता होना चाहिए कि जब 1991 से पहले की बात करें तो बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में मोनोपोली थी गवर्नमेंट की। खाली गवर्नमेंट किसी दूसरे को घुसने नहीं देगी। तो उस वक्त भी अगर तुमको बैंकिंग या तो इंश्योरेंस सेक्टर में घुसना हो तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुम कर ही नहीं सकोगे ये चीज। इफ द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन। और दूसरा एक ऑप्शन ये भी है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि बाहर वालों को इंडिया में एंटर होने नहीं देती, बाहर के बिजनेस को इंडिया में बिजनेस करने के लिए एंटर नहीं होने, तब भी एंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ पे सफर करना पड़ता है, यहाँ पे उनको साइन करना पड़ता है। इनहिबिशंस ड्यू टू पेटेंट। अब रोकना, रुकावट किसके लिए? पेटेंट के कारण। अगर जो चीज तुम बनाना चाहते हो उसमें पेटेंट लड़ता है, कोई कंपनी ने ऑलरेडी उसका पेटेंट फाइल करके रखा हुआ है, तो सेम प्रोडक्ट आप बना नहीं पाओगे। और यहाँ पे भी अगर तुमको वैसी कोई दूसरी प्रोडक्ट बनानी है तो आपको रोका जाएगा उस प्रोडक्ट को बनाने से, जब तक तुम पेटेंट की मंजूरी सामने वाली दूसरी कंपनी से नहीं ले ली। तो देखो यहाँ पे 2 टॉपिक अपने कंप्लीट होते हैं। अब तीसरा टॉपिक जो पर्सपेक्टिव है वो अपने कल के लेक्चर में करेंगे।